बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। पूसा नई दिल्ली में आयोजित किसान मेले की झलकियां, जायद लौकी की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई विधि, किसान भाइयों, कृषि में व्यवसायीकरण के महत्व एवं नई नई कृषि तकनीकियों के विकास का दौर चल रहा है और भारतीय कृषि अपने विकास की चरम सीमा पर है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी किसान भाई और कृषि वैज्ञानिक, जो कि उन्नत कृषि तकनीकों का विकास करते हैं और आप इन तकनीकों को अपनाते हैं। देश के किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के बीच का सामंजस्य बैठाने के लिए देश भर में किसान मेलों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इन मेलों में बड़ी संख्या में किसान पहुंचते हैं और खेती की उन्नत तकनीकों की नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। या यूं कहें कि किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की मुलाकात एक ही मंच पर होती है। जहां किसान अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों को प्रक्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में दिनांक 6 से 8 मार्च को एक किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश भर के किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परंतु जो किसान भाई समयाभाव के कारण इस मेले में नहीं पहुंच सके, उनके लिए मेले में बताई गई समस्त जानकारियों को हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया। तो आइए देखते हैं इस मेले की झलकियां। पूसा नई दिल्ली के किसान मेले में कृषि यंत्र और उन्नत बीजों के स्टॉल किसानों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहे, जिसमें कंपोस्ट तैयार करने हेतु कंपोस्ट पलटाई मशीन ने किसानों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। पहले तो ये है, पहले हम लोग कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, गड्ढा खोद के उसमें गोबर का खाद डाल देते हैं और साथ जो भी ग्वाल से निकालता है उसी को डाल देते हैं। उसमें लगभग आपकी 5-6 महीना लग जाता है खाद तैयार होने में। ये जो मिक्सर हमने बनाया है, ये आपकी जैविक खाद तैयार करने के लिए है। इसमें हम क्या करते हैं, पंक्तियों में गोबर की खाद के साथ जो भी बायोमास निकलता है वो सब डाल देते हैं। उसमें पूसा इनोकुलेंट्स हमारा मिलता है, वहां डाल देते हैं और ये खाद तैयार होने में सिर्फ 2 से 2.5 महीना लगता है। और वो खाद के जो पंक्ति है उसके ऊपर ये टर्नर कम मिक्सर हम चलाते हैं। इसका जो क्षमता है 300 टन प्रति घंटे, इसका क्षमता बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ हम और 2 मशीन भी दे रहे हैं, जिसमें एक लोडर है और एक सीविंग करने के लिए, जो छोटे कण की है उसको अलग करने के लिए हमने बना रखे हैं। और ये सभी का पूरे अगर हम ये करेंगे 20 लाख के लगभग कीमत है तीनों मशीन का। एक और कृषि उपयोगी यंत्र के प्रदर्शन स्थल पर किसानों की भारी भीड़ पूरे दिन जमा रही। कौतूहलकारी यह यंत्र नीलगाय, सुअर, नुकसानदायक पक्षियों को भगाने हेतु लाभकारी है। ये किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। किसान जहाँ जहाँ पे हमने लगाई है, जिस किसान के खेत पे लगाई है, वहाँ पे किसी प्रकार से भी नीलगाय का या किसी जानवर का या चिड़िया का, तोतों का, कौवों का, कबूतरों का, सब डर के वहाँ से भाग गए हैं। नीलगाय पे इसका असर बहुत ज्यादा है, सुअर पे इसका असर बहुत ज्यादा है, जंगली सुअर पे। देश के कोने कोने से पहुँचे किसानों ने खेती की उन्नत तकनीकी जानकारियों को ग्रहण किया। सर, यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है हमने, एक तो जो हमारा ये किसान संगठन है सर, इससे जो हमारे दूर दूर के किसान है जैसे, तो उनको हमने इनवाइट कर दिया था कि भैया तुमको इस मेले में आना है।
सर कल आए थे 70 किसान और खुर्जा के पास से आए थे 65 किसान, और ये लखावटी जो पड़ता है आपका यूनिवर्सिटी, वहाँ से आए थे हमारे एक बस। तो जैसे जैसे उनका यहाँ आना जाना शुरू हुआ है तैसे तैसे वो सीखे यहाँ की जो है कार्य प्रणाली, और वो ऊंचे चढ़ते चले गए सर। जहाँ कुछ भी नहीं होता था वहाँ अब आप जाके देखो किसान माला माल है। पूसा संस्थान के मार्गदर्शन में सैकड़ों किसान क्लबों का गठन कर सामूहिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। ये जो किसान क्लब हमने जो बनाए थे, तो हमारे को वैसे पूसा इंस्टीट्यूट से ये एक संगठन बनाने की प्रेरणा मिली, और इस संगठन बनाने से सबसे बड़ा जो किसान को फायदा है वो अपने बीज, और बीज के बाद में जो भी हमारे ग्रेन है उसकी वैल्यू एडिशन करने के बाद में जो बेचते हैं उससे 30 से 35% के एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। मेले में आए किसानों को क्या लाभ हुआ, जानते हैं एक किसान से। देखा जी, जो फसल देखी फूल की, पौधे की बहुत बढ़िया जी, टमाटरों की, गोभी की और फूलों की बहुत अच्छी देखी जी, और बहुत अच्छा वो है। और ये जो है पवित्र खेती के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसमें क्या लोभ है क्या नहीं है, और जी बहुत बढ़िया फसल देखी हमने अच्छी तरह, बहुत अच्छा। केवल यही नहीं कि किसान इस मेले में आते हैं और जानकारी लेकर वापस चले जाते हैं, बल्कि सैकड़ों किसान मेले में बताई गई तकनीकों को प्रक्षेत्र पर अपनाकर लाभान्वित भी होते हैं। मैं जब यहाँ पहली बार किसान मेले में आया, पूसा के इस किसान मेले में, तो मैं 2004 में आया था। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ मधुमक्खी पालन के लिए बहुत कुछ लोगों ने बताया, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप सिकोपुर जाकर के ट्रेनिंग कर लीजिए। मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली और पूसा ने मेरी पूरी हेल्प की, और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मधुमक्खी व्यवसाय इस तरीके से स्टार्ट किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पूसा संस्थान द्वारा आयोजित यह किसान मेला किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान भाइयों, हमारे इसी प्रयास की एक और कड़ी के अंतर्गत कल के कार्यक्रम में हम देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित किसान मेले का दृश्य। पान एक व्यावसायिक फसल है जिसकी खेती अपने प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े स्तर पर की जाती है, और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी छोटे स्तर पर इसकी खेती की जा रही है। तो जो किसान भाई नया बरेजा निर्माण कर पान की रोपाई करने वाले हैं, उनके लिए बरेजा निर्माण और रोपाई का यह उपयुक्त समय है। चूंकि पान की रोपाई कर देने के पश्चात 2 से 3 वर्ष तक पान बरेजे से उत्पादन प्राप्त किया जाता है, इसलिए बरेजा निर्माण एवं रोपण प्रक्रिया को सावधानी से अपनाने की आवश्यकता होती है ताकि उचित पौध संख्या स्थापित हो सके। इसके लिए प्रमुख रूप से भूमि की तैयारी, बरेजे का निर्माण, रोग मुक्त बेल का चयन एवं उसका उपचार, रोपण की उचित दूरी इत्यादि बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि पान उत्पादक इन क्रियाओं को ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो पान बरेजे में तेज धूप, तेज हवा के कारण पान की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही रोपण में की गई लापरवाही के फलस्वरूप पान बरेजे में कम पौध संख्या, कम बढ़वार तथा कीट एवं रोगों का प्रकोप देखने को मिलेगा, और ऐसी पान की फसल से उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त पत्तियों की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी पान की रोपण की तैयारी कर रहे हैं तो पान बरेजे का निर्माण एवं रोपण की उचित तकनीकी को कैसे अपनाएंगे जिससे कि आपको स्वस्थ पान की पत्तियों की प्राप्ति हो। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा के डॉक्टर I.S. सिद्दीकी से। पान की जो खेती की तकनीकी है, हमारे किसान भाई जानते हैं कि इसके लिए विशेष रूप से एक संरचना बनाई जाती है, एक घर सा बनाया जाता है जिसको हम बरेजा कहते हैं, भीट कहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जब भी बरेजा निर्माण की बात करें, पान की खेती की बात करते हैं, तो ऐसी भूमि का चयन करें जो भूमि ढालू हो। इसके बाद आती है उसकी अच्छी तरह की तैयारियां। तो अच्छी किस्म से उनको गुड़ाई करना चाहिए, और गुड़ाई करने के उपरांत उसके अंदर कोई भी घास फूस, पुराने खरपतवार, पुराने पान के पत्तों के
अवशेष, ये जितना हो इन सबको बाहर निकालना चाहिए। साथ ही साथ आप इसमें चूने की जो धूल होती है, डस्ट, जिसको हम कलई कहते हैं, उसको भी आप करीब, अगर आपका कहना चाहिए कि 1 एकड़ का अगर आपका खेत है तो उसमें 20 से 25 किलो जो चूने की डस्ट होती है, कलई है, इसको आप भुरकाव कर दें। भुरकाव करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिला दें, तो इसमें जो भी गंदगी या जो पैथोजन या बीमारी करने के जो भी एजेंसीज होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। फिर बात आती है कि इसमें आपको बांस गाड़ना है। बांस गाड़कर इसको आप पंक्तियों में बांटते हैं, तो आप देखें कि जो बांस को लगाने की वो है तो लगभग 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पर आप इसको लगा सकते हैं। ये बांस की संख्या पर निर्भर करता है। और बांस लगाने के उपरांत चारों तरफ से आप इसको मोटे जो तार आते हैं उससे भी घेर कर अच्छी तरह से आप दृढ़ता प्रदान करें। साथ ही साथ बीच में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप बांस लगा देते हैं तो बीच में क्रॉस करती हुई 2 बल्लियों को भी आप लगाएं ताकि इसको सहारा मिले। अन्यथा की स्थिति में होगा क्या कि जब तेज आंधी आती है या हवाएं चलती हैं तेज, तो बरेजा गिरने का डर रहता है। और आप देखेंगे कि ऊपर एक किस्म की छबाई आपको छत बनाना पड़ती है। इस तरह से आप छत बना सकते हैं कि तारों को ले जाएं, उसके ऊपर से 2 किस्म नीचे ऊपर तार रखें, बीच में उसके अंदर घास आप लगा सकते हैं। फिर बात आती है जब आपका बरेजा अच्छा बन जाता है तो आप चारों तरफ से इसको टटियों से और छत से ये घास फूस से कर देते हैं। इसके बाद फिर बात आती है जब अच्छी तरह से आपका बरेजा बन जाता है, अच्छी जमीन की तैयारी खेत की हो जाती है, चारों तरफ से बरेजा बन जाता है, तो बात फिर आती है बुआई की। और जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पान बेल अच्छे बरेजे से जो निरोग हो उससे लेकर और उसको उस पान बेल की कटिंग काट कर, कटिंग को जरूर हर हाल पे आपको उपचारित करके ही कटिंग लगाना है। और उपचारित करने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक एक दवा आती है, वो 6 ग्राम के पैकेट को 30 लीटर पानी में आप अच्छी तरह से घोल लें और इसकी जो कटिंग होती है 200-200 के बंडल इसमें डाल दें। 15 से 20 मिनट तक डालें रहे उसमें। इसके बाद आप निकाल कर उसको बुआई करें। इन चीजों को अगर वो ध्यान में रखकर अपनी खेती करेगा, बरेजा बनाएगा, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो लाभ ले सकेगा अधिक से अधिक। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। सतारा जिले के रामबाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिले आए थी, उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो, लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। जायद मौसम में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। इसमें मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, जिसमें अधिकतर किसान भाई अपने उपयोग एवं बेचने हेतु लौकी की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं। चूंकि यह लौकी की बुआई का उपयुक्त समय है और बुआई के समय उन्नत तकनीकियों को अपनाकर आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है कि किसान भाई बीज बुआई की वैज्ञानिक पद्धतियों को नहीं अपनाते हैं, जैसे कि घरेलू बीजों का चुनाव, बीज दर, बीजोपचार, आवश्यक दूरी तथा खाद एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग इत्यादि पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण बीजों का कम जमाव, खेतों में कम पौध संख्या और खरपतवारों की अधिकता देखी जाती है। फलस्वरूप फसल की कम बढ़वार, खेतों में रोगों एवं कीटों के प्रकोप के कारण उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
अतः किसान भाइयों, आप किस तरह लौकी की बुआई प्रक्रिया को अपनाएंगे जिससे कि 100% स्वस्थ एवं निरोग पौधों की प्राप्ति हो और उपज भी अधिक प्राप्त हो। इसलिए इसकी बुआई विधि पर जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर बीपी शाही को। इसकी बुआई ग्रीष्मकालीन में फरवरी और मार्च में करते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी की बात होती है। इसकी खेत के लिए उसको 3-4 बार आप कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद जब अंतिम जुताई करें या सड़ी गोबर की खाद उसमें या कंपोस्ट की खाद उसमें मिला दें। आप ध्यान दीजिए कि कौन सी प्रजातियां वो करें। तो उसके लिए पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, पंजाब राउंड, पंजाब कोमल, आपका काशी गंगा, नरेंद्र शंकर लौकी 4, नरेंद्र शंकर लौकी 16, नरेंद्र रश्मि, बरद, ये प्रजातियों का आप चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, जो बात होती है कि हम बीज की मात्रा लगभग 1 हेक्टेयर में 5 से लेकर 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जो हमारी संकर प्रजातियां हैं उसमें 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके साथ किसान भाइयों, बीज बुआई करने के पूर्व उसकी उपचार करना बहुत जरूरी है। प्रति किलोग्राम बीज कैप्टान या थिराम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लें। बुआई के पूर्व किसान भाइयों, जो बीज है उसको आप 7 से 8 घंटे पहले आप भिगो लें। किसान भाइयों, जो हम क्यारी बनाएंगे तो लौकी के लिए हमारे किसान भाइयों, जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग 3 से 4 मीटर होगी और पौध से पौध की दूरी हमारी 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर, जो ग्रीष्मकालीन है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे आप पौध से पौध की दूरी आप मेंटेन करेंगे। लगाने का तरीका है किसान भाइयों, जो गुड़ाई करेंगे तो एक नाली के गुड़ाई में 25 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम डीएपी और 25 ग्राम पोटास, जो आप 3 से 4 मीटर की दूरी पे उसके बीच में नाली फाड़ दें और उसके बाद उसकी गुड़ाई करने के बाद नाली के ऊपर आप बीज की बुआई करें और नाली में आप उसमें पानी दे दें, जिससे बीज का जमाव अच्छा हो जाता है। जब हमारी 4 पत्ते की अवस्था हो जाए 3 से 4 पत्ते में, तो उस समय किसान भाइयों पौध से पौध की दूरी को आप मेंटेन कर लें। भाइयों, आप अगर अगेती फसल लेना चाहते हैं तो आप जनवरी के महीना में लो टनल के बीज से आप नर्सरी तैयार करके और उसकी खेत में रुपाई कर दें। तो कभी भी पौधे को न उखाड़ें, गिलास को फाड़ें और उसी मिट्टी के सहित उसमें लगा देगा। तो जैसे लगा दें उसके बाद आप उसमें हल्की पानी आप अवश्य दे दें। इसके साथ किसान भाइयों, जनरली आप देखते हैं कि जैसे ही हमारा 2 पत्ते की अवस्था आती है उसमें एक लाल कीड़ा आता है और वो दोनों पत्ते को खा जाता है, जिससे हमारा अनुकूल। इसके लिए किसान भाइयों, सेविन डस्ट पाउडर आता है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें छिड़काव कर दें, जिससे आप इसे जो कीड़ा लगता है वो हमारा नहीं लगेगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ अगर ध्यान देते हो तो निश्चित तौर पे किसान भाइयों, लगभग 1 हेक्टेयर में 300 से लेकर 400 कुंटल लौकी की पैदावार आप प्राप्त कर सकते हैं। फलोद्यानिकी के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अनार के उद्यान लगा रखे हैं उनमें पुष्पन अवस्था चल रही है और यह अवस्था उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। अतः इसमें समय समय पर कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे खरपतवार, सिंचाई, उर्वरक एवं पौध संरक्षण आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इनमें यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो उद्यान में अनेक समस्याएं आ जाती है, जैसे कि फलों का गिरना एवं फलों का फटना, कीट एवं व्याधियों का प्रकोप इत्यादि, जो कि आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज का कारण बनते हैं। तो किसान भाइयों, वर्तमान में अनार के उद्यान में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रविन्द्र वर्मा से। अनार की फसल में अभी चूंकि फूलों की अवस्था अनार में है, इसमें 3 बार वर्ष में फूल आते हैं अनार में। पहला फरवरी मार्च में आते हैं, दूसरा जुलाई अगस्त में और तीसरा अक्टूबर से नवंबर में। अभी जहां फूल आ रहे हैं तो उसमें फूल आने के बाद
जो शेष आधी मात्रा यूरिया की बची हुई है वो काश्तकारों को उसमें डालनी है। प्रति पौधा अगर 1 वर्ष या उससे बड़ा है तो 100 ग्राम मात्रा, जहां 2 वर्ष या उससे बड़ा है तो 200 ग्राम मात्रा, 3 वर्षीय से बड़े पौधे में 300 ग्राम मात्रा प्रति पौधा, और 4 वर्ष के पौधे में 400 ग्राम मात्रा, तो 5 वर्ष या उसके बड़े पौधे हैं तो उसमें आधा किलो यूरिया प्रति पौधा देना है। कोशिश ये करें कि जो 3-4 साल के पौधे हो जाए फूल उन्हीं पर रखें। बाकी उससे पहले अगर हम फल लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें फलों की गुणवत्ता है वो उतनी नहीं आती और पौधा भी कमजोर होता है। 4 साल बाद ही अपन उससे पहले अगर फूल आते हैं पुष्पन अवस्था में ही उन फूलों को हटा दें, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी रहे। पुष्पन अवस्था के बाद जैसे ही अब हल्का सा मटर के दाने के बराबर उसमें फल बनना शुरू होता है तो उस समय पानी रोक दें किसान भाई, अन्यथा जो फल हैं वो गिरने आरंभ हो जाते हैं। किसान भाइयों को मिट्टी की किस्म के आधार पर और जलवायु के आधार पर, जहाँ ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं वहाँ कम अंतराल पे, और जहाँ थोड़ी गर्मी कम है वहाँ थोड़ा अंतराल 3 या 4 दिन का रख सकते हैं। उस हिसाब से ड्रिप अपना चालू करें खेत में, जिससे पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा और पानी भी सही रहेगा। अनार में एक तितली आती है, वो पुष्प कली के ऊपर ही अपने अंडे दे देती है, जिससे बाद में वो फलों को खराब कर देती है और फल सड़ के गिर जाते हैं। उसकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छा कार्बोरिल 50 WP 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें तो उससे उसका नियंत्रण होगा। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अनार के अंदर जब तक आप उसका अच्छा प्रबंध नहीं करेंगे तब तक आपको उससे अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब पौधों को खाद दें तो इस तरह से दें कि जितने पौधों की पेरीफ्री है, जितना पौधे का घेराव है, उस घेराव के आसपास से जो जड़ें होती है वो ही खाद को ज्यादा अवशोषण करती है। तो उस 3 से 4 इंच आप खुदाई करके और इसमें आप खाद डाल के फिर दोबारा थोड़ा सी मिट्टी डाल के फिर पानी पिला दीजिए। इस तरह से किसानों को करना चाहिए। यदि किसान कोई अम्बे बाहर लेना चाहता है फरवरी मार्च की, तो आपको दिसंबर के महीने के अंदर खाद देनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि अपनी जो लोकल लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं तान देना, यानी पानी को रोकना, क्योंकि दोनों बहार खासकर मृग बहार और अम्बे बहार, इनमें से केवल एक बहार की ही फसल किसान को लेनी चाहिए। ये नहीं है कि दोनों बहार की फसल लें। तो एक बहार की फसल लेने के लिए दूसरे बहार की जो फूल आते हैं उसको गिराना जरूरी होता है। तो उसमें किसान जैसे मृग बहार लेना चाहता है तो मार्च के बाद में किसानों को अनार के बगीचे में मिट्टी की कंडीशन के हिसाब से ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर 1.25 महीने तक पानी बंद रखना चाहिए, और उसके बाद में जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में पानी पिलाना चाहिए और फिर खाद आदि देके दोबारा पानी पिलाना चाहिए। इसके अंदर फफूंद वाली भी बीमारियां लगती हैं, जिसके कारण फलों के ऊपर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए भी आपको कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें छिड़काव करते रहना चाहिए। सावधानी ये रखनी है कि जब फल तुड़ाई के लायक हो जाए तो उसमें किसी भी कीटनाशक का आप छिड़काव नहीं करिए। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है हसवा कोट द्वार से राजदीप सिसोदिया ने। आप सागौन की नर्सरी डालना चाहते हैं, इस हेतु जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। सागौन हमारे देश में एक महत्वपूर्ण पौधा है। इसकी इमारती लकड़ी की देश में बहुत मांग है कि नर्सरी बेड की चौड़ाई जो है वो 1 मीटर से अधिक न होने पाए। लंबाई हम 8 से 10 मीटर रख सकते हैं। चौड़ाई अगर 1 मीटर से ज्यादा कर देंगे तो थैली में जो हमको निकाई गुड़ाई करनी पड़ती है उसको हमें समस्या आ सकती है। इसलिए चौड़ाई हम जो है उसकी 1 मीटर ही रखेंगे। सागौन की नर्सरी को तैयार करने के लिए हम सागौन की रूट कटिंग को मार्केट से या बाजार से कहीं से व्यवस्था करते हैं। हमारे देश में जो है सागौन पाया जाता है
वो केरला में, मध्य प्रदेश में इत्यादि में अच्छा सागौन पाया जाता है। और सागौन की जो प्रजाति है उसको बोलते हैं टटोना गैंडिस बोला जाता है। सागौन नर्सरी लगाने का जो उचित समय है वो फरवरी से मार्च तक के समय के बीच में होता है। इसकी रूट कटिंग को जो है हम पॉलीथीन के बैग में लगाते हैं। सागौन की नर्सरी को तैयार करने के लिए हमें पॉलीथीन बैग इस प्रकार के लेने चाहिए जिसमें नीचे से छिद्र बने होते हैं। इससे होता क्या है कि जब हम नीचे से पानी लगाते हैं तो जो पानी हमारा इसके छेद से रिस कर मिट्टी में जाता है और जड़ में पहुंचता है, और जो पानी अधिक मात्रा में ऊपर चले जाता है वो जड़ के होते हुए छिद्रों से बाहर निकल जाता है। तो पॉलीथीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नीचे से छिद्र बने हुए हैं। पॉलीथीन थैली में हम मिट्टी, गोबर और बालू का 1:1 का मिश्रण बनाते हैं। हम पॉलीथीन बैग में भरकर क्यारी में लगा देते हैं। उसके बाद हम सागौन की कटिंग को लेते हैं और सागौन की कटिंग को ऊपर और नीचे दोनों तरफ, जड़ की तरफ और ऊपर की तरफ सिकेटियर से थोड़ा सा काट देते हैं। जो सूखा हुआ पोर्शन होता है इसको निकाल देते हैं और उसके बाद इसको 3% बेबिस्टिन के घोल में से उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद सूखने के पश्चात जड़ को हम थोड़ा सा जड़ की तरफ रूटेक्स में डुबो के उसको जो है पॉलीथीन थैली में लगा देते हैं। नर्सरी लगाते समय किसान भाई विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जड़ में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा थोड़ा कालापन लिया हुआ सूखा सा होता है, पतला होता है, और एक थोड़ा सा मांसल होता है और सफेद टाइप का होता है। तो जो मोटा हिस्सा होता है, मांसल होता है, सफेद रंग का होता है, वो जमीन में पॉलीथीन में हमारे लगेगा नीचे की तरफ, और जो सूखा हुआ हिस्सा कालापन लिया होता है पतला सा, वो हिस्सा हमारा ऊपर रहेगा। तो जड़ लगाने के समय पॉलीथीन में इस बात का किसान भाई विशेष ध्यान रखेंगे, और नहीं तो उल्टा लगा देंगे तो उनको समस्या आ सकती है। और थैली को जो है लगाने के पश्चात हम नीचे से हल्का पानी देते हैं और पॉलीथीन में छिद्रों के द्वारा पानी जो है वो थैली में जाता है, और 8 से 10 दिन के बाद हमारे जो है जड़ों में जो है वो जमाव निकलता है और उसमें से पौधे कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की तरफ। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखे इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अपट्रॉन लैंड स्कैम मामले में नगर निगम ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। मामले की आज हो सकती है सुनवाई। अपट्रॉन लैंड स्कैम में एक और साजिश का अंदेशा। रजिस्ट्री ऑफिस से लीज के पेपर गायब। जिम्मेदार अधिकारी सीएम कार्यालय तलब। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने चेकिंग के दौरान की फायरिंग। 24 घंटों में हुई पुलिस पर फायरिंग की दूसरी वारदात। पीलीभीत के बिलसंडा थाने से 605